शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपको बतलाना है कि के की वैल्यू क्या होगी यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो भैया आपको पता है इक्वल जीरोज होने के लिए, इक्वल जीरोज होने के लिए आपके मास्टर साहब कुछ कंसेप्ट बताए होंगे। क्या बतलाए थे सर? तो ये बतलाए थे वो आपसे कि यदि जीरोज इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट नाम का एक भूत होता है जो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और ये क्या हो, जब जीरो के इक्वल हो तो क्या होते हैं, जीरोज इक्वल आते हैं। बस आपको यही लगाना है। अब इसको पता लगाने के लिए पहले आपको बी ए सी की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप कंपेयर करना होगा आपको किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहां से कंपेयर की, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस के, सी की वैल्यू 1, बट को यहाँ पे उठा उठा के भाई, तो के की वैल्यू क्या आ गया आपकी, के की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या आ गया आपकी, के, तो क्या आ गया यहाँ पे भाई, माइनस के का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, माइनस के है ना, सिंबल के साथ लेंगे तो क्या आ गया, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 इक्वल टू 0, माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, 4 2 जा 8, दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्या आ जाएगा ये 8 के इक्वल आ जाएगा। अब के की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 8। जब चीजें अंडर रूट में ली जाती है तो क्या होती है, प्लस माइनस दोनों कंसीडर की जाती है। क्यों की जाती है ये आपको बताया गया होगा, अदरवाइज नहीं बताया गया तो ये समझ लो कि की जाती है। ठीक है जी, अभी इस पे चर्चा करने लायक समय नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, प्लस माइनस 2 रूट 2। कोई आपत्ति यहाँ पे? बोलिए। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं और इनको देख करके इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के हेल्प से आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, या पैरेलल है। तो भैया आपको कंडीशन कुछ बताए गए होंगे। कंडीशन क्या बताया गया था कि हर एक लाइन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालिए। सर क्या निकालिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालिए इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करके, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वाली से। यदि यहाँ पे हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, b1 की वैल्यू क्या है, -1 है, b1 की वैल्यू क्या है, -1 है, c1 की वैल्यू क्या है, 8 है, a2 की वैल्यू क्या है, 3 है, b2 की वैल्यू क्या है, -1 है, c2 की वैल्यू क्या है। इसको उधर पटको, इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0। तो c2 की वैल्यू क्या है, -24 है। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा आपका, तो 3 अपॉन 3, कितना आ जाएगा ये, इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया, इक्वल टू 1। b1 अपॉन b2 की बात करते हैं भाई, ये क्या है, -1 अपॉन -1, ये भी क्या हुआ, कट पिट करके 1 आ गया, कट पिट करके 1 आ गया। c1 अपॉन c2 की अब देखते हैं, 3 अपॉन -24, क्या आ गया ये आपका, -1/3। तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि a1 अपॉन a2 जो है सर इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू c2 है। ठीक है जी, b1 अपॉन b2 है, सही बात है। तो यदि ऐसा होता तो ये किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइन का। किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइन का। बोलो भाई, समझ में आगे बात है, बहुत बढ़िया। यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशन द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मीन इज दिस एंड मीडियन। ठीक है जी। अब देखो एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है तो आपको पढ़ाया गया होगा, मॉड इक्वल टू, ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मॉड इक्वल टू 3 ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन होता है। क्या होता है, 2 मीन होता है। बट को यहाँ पे वैल्यू उठा उठा के सबकी, मीडियन की वैल्यू क्या दिया गया है, 7.1, 7.1 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या दिया गया है, 7.2। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं कंप्लीट तो कैलकुलेशन करने वाला नहीं, 3 1 जा क्या होता है, 0.3 आएगा। क्या होगा, 3 1 जा 0.3 आएगा, 2 2 जा 4, 0.4, 0.3 में से 0.4 माइनस करेंगे तो जाएगा तो नहीं ना, तो एक इधर से कैरी से -0.4 तो होगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, एक यदि हम कैरी लिए तो क्या आ गया 1.3, 1.3 में से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.9। अब देखो यूनिट डिजिट किसका आ रहा है, 0.9, डी का आ रहा है। किसका आ रहा है, डी का आ रहा है। अभी तो ये आसान था, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस होंगे जिसमें बड़े न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगे, वहां पे कैलकुलेट करना
टिपिकल होगा। इसलिए ये तरीके यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, सभी बातें, डिजिटल सम, ये आसान कर देते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे आ जाओ, 3x² प्लस 11x माइनस 4k क्या निकालना है? जीरोज। क्या निकालना है? जीरोज। इसका एक एमसीक्यू आता ही आता है, इसका एक एमसीक्यू आता ही आता है, इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालना है तो आपको बताया गया था यदि ax² प्लस bx माइनस c का फॉर्म हो तो एक निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। बड़ा वाला निगेटिव होगा, बिगर वाला निगेटिव होगा और स्मॉलर वाला छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। अरे स्मॉलर वाला पॉजिटिव होगा। क्या होगा? स्मॉलर वाला पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात है? तो भाई देख लो, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखें यदि तो ये भी छोटा वाला पॉजिटिव है, बड़ा वाला निगेटिव है, ये भी शूट कर रहा है। छोटा वाला पॉजिटिव है, बड़ा वाला निगेटिव है, छोटा वाला पॉजिटिव है, बड़ा वाला निगेटिव है। अब किसको फाइनल करें सर? तो दूसरा तरीके पे जाओ, a इंटू सी की वैल्यू लो 3 इंटू -4 कितना आ गया? -12। -12 से हमें क्या बनाना है? 11 बनाना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 12 इंटू -11, क्योंकि 12 - 11 करने पे क्या आता है? 11 आता है। अब हमने बताया था जैसे ही b को आप बना लो उसका साइन क्या करो? चेंज कर दो। साइन चेंज कर दिया सर। इसके बाद x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्या है x² का कोफिशिएंट? 3 है। तो क्या आ गया यहाँ से? -4 1/3, 1/3 किस में आ रहा है? -4 1/3, सी ऑप्शन। क्या आ गया? सी ऑप्शन। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 4,7 कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। क्या करना है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो भैया सीधी बात, ठीक है, जब आपको एक्स एक्सिस से किसी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस बताना है, क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। यदि उसका वाई एक्सिस से बताना है, किससे बताना है? वाई एक्सिस से बताना है, तो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आगे बात है? तो यहाँ पे कौन डिस्टेंस हो जाएगा? 7 यूनिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 यूनिट्स हो जाएगा। आगे चलो भाई, x+1 3x एंड 4x + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ये तीनों क्या है? टर्म जो है एपी में है। किस में है? एपी में है। तो आपको पता है एपी में यदि टर्म है तो अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो जो डी की वैल्यू आती है, जो डिफरेंस आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। वो सब में क्या होता है? सेम होता है, यदि वो टर्म्स क्या हो? एपी में हो। तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x - x + 1। कोई पाप है यहाँ पे? बोलो नहीं। आगे दूसरा भी डी ही आएगा जब हम क्या करेंगे? 4x + 2e - 3x करेंगे। क्लियर होगी मेरी बातें? कोई आपत्ति है यहाँ पे? नहीं। तो अब इसको हम इक्वलेट कर दें, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दें। दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगा। 3x - x - 1 इक्वल टू क्या गया? 4x + 2 - 3x। तो 4x - 3x क्या गया? x + 2। 3x - x क्या होता है? 2x माइनस तो कर दिया ना हमने, -1। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना अपन। यहाँ से देखो अब 2x, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x और माइनस होगा, कर ही दो, हटाओ। 1 इधर गया तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका क्या है? तो यदि तीन टर्म्स a b c क्या है? तीनों एपी में। क्या है? एपी में। तो 2b इक्वल टू क्या होता है? a + c होता है। क्या होता है? 2b इक्वल टू a + c होता है। यहाँ पे a वाला है, b वाला a है और c वाला ये है। पुट करो यहाँ पे, 2 इंटू 3x शुड बी इक्वल टू x + 1 + 4x + 2 होना चाहिए। तो क्या निकला? 4x + x क्या आ जाएगा? 5x, 2 + 3 और 3 2 जा 6x। तो यहाँ से क्या गया? x इक्वल टू 3। ये भी एक जबरदस्त तरीका है आंसर लाने का। समझ में आगे बातें? यही वाला आप अप्लाई कीजिए यदि आपको फॉर्मूला याद रहता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे sec² x - 1 1 - cos² x। रिलेशन यदि tan और sec का पता हो तो sec² x - 1 क्या आता है? tan² x आता है। और 1 - cos² x क्या आता है? तो -cot² x आता है। क्या आता है? -cot² x आता है। यहाँ पे x कर लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है, हमें x से थोड़ा सा नफरत है। आ जाए जी आगे, tan x इंटू cot x का होल स्क्वायर होगा। tan x इंटू cot x होता क्या है?
तो 1 होता है सर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया -1 आंसर आ गया। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -1 जो है इस पे स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये प्लस नहीं होगा। कई बार आप लोग जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे, इस चीज से थोड़ा बच के रहें। इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल ईच। कह रहा है कि भैया किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। क्या होगा, लड़का होगा या तो लड़की होगी। अच्छा जी, तीसरा टर्म चाहिए, तीसरा जेंडर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ साइंस में हम अपने स्टडी में इसके अलावा कोई और मतलब इन जनरल इंग्लिश वगैरह जैसे हो गया आपका, ठीक है, हिंदी हो गया, तो इनमें थर्ड टर्म को अभी नहीं दिया गया। फिलोसफी वगैरह में अलग अलग सब्जेक्टों में बातें होती हैं, हम अपने सहूलियत के हिसाब से कंसेप्ट बनाए हैं। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो गर्ल होगा या तो बॉय होगा, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, या तो दोनों गर्ल होंगी या तो दोनों बॉय होंगी। जब हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, 4 ही तो सैंपल स्पेस बनेगा। सही बात है, यानी अपॉन में 4 आना तो तय है। तो ये गलत हो गया, पहले तो ये गलत हो गया। अच्छा इसको गलत मत करना क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। क्या है, 4 का मल्टीपल है। समझ में आगे बात है, आ गया। अब देखो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या है, या तो एक लड़की हो, कम से कम क्या हो, एक लड़की हो। एक लड़की से ज्यादा चलेगी लेकिन एक लड़की से कम लड़की नहीं होनी चाहिए। समझ में आगे मेरी बात है, क्लियर होगी कि नहीं मेरी बात है। तो यहाँ पे देखो भैया, एक लड़की इसमें भी है, एक लड़की इसमें भी है, यहाँ पे 2 है। एक लड़की से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एक हो कम से कम, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला कंडीशन हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक भी लड़की नहीं और हमें एटलीस्ट एक लड़की चाहिए। तो कितने कंडीशन हमारे सेटिस्फाई किए, 3। तो क्या आ गया, 3/4 आंसर आ गया। क्या आ गया, 3/4 आंसर आ गया। कोई आपत्ति यहाँ पे, आगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P which distance from the center of a circle is 25 centimeter and the radius of the circle is 7 centimeter। यदि हमारे बच्चे देख रहे हो तो उन्हें पता है 7, 24, 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। 7 दिया, 25 दिया, 24 की जरूरत है। कहानी खत्म, कहानी खत्म, इतना ही करना था। लेकिन आ जाओ, तुम्हें भी तो सीखना है। ट्रिपलेट वाली चीजें मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था, ट्रिपलेट कुछ आप याद रखिए। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, P से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया, व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर O है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है सेंटर से यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम कोई लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। रेडियस दिया है 7, तो क्या यहाँ पे पाइथागोरियस हम नहीं लगा लेंगे। जब हम पाइथागोरियस लगाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इसको मान लो m, तो एम पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 माइनस 49। क्लियर हो गई मेरी बात है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 576। क्या आएगा, 576। अब कहेंगे सर अभी किसका होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा, किसका स्क्वायर रूट होगा। तो एक काम करो, 2 का स्क्वायर करो क्या आता है, 4 आता है यूनिट डिजिट, गलत। 4 का स्क्वायर करो क्या आता है, 16 आता है, 6, ये चांसेस है सही हो जाए। 5 का स्क्वायर करने पे भैया 5 आता है यूनिट डिजिट, गलत। 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है यूनिट डिजिट, क्या गया 4, गलत। यानी ऑप्शन क्या बना, यही सही बना। इस तरीके से भी करने आना चाहिए। समझ में आगे बात। अरे भाई यदि ये स्क्वायर रूट होगा इसका 576 का स्क्वायर रूट, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, तो इसको स्क्वायर करने पे 576 भी तो आएगा। यानी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा तुम्हें, 6 ही तो मिलेगा। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। और वर्टिकल पोल इतना मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ इतना लेंथ on the ground at the same time a tower cast a shadow of length इतना मीटर on the ground। important question, क्या important question, क्यों इस बात को समझते हैं। रीजन ये है बेटा कि इसमें जो बोल रहा है एक का शैडो और लेंथ दोनों दिया है, एंगल में किसी की बात नहीं किया है और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे मान लो पोल है, क्या है, पोल है। तो बात करते हैं हम यदि, तो इसका यदि कह रहा है कि इतना मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, शैडो कितना बड़ा बना, 5 मीटर, कितना बना, 5 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 5 मीटर लंबा शैडो बना, ठीक है सर, बना दिया हमने। दूसरा कह रहा है कोई टावर है, कहाँ गया भाई, टावर है, क्या है, टावर है।
टावर जो है भाई कास्ट शैडो ऑफ 12.5 मीटर, कितना 12.5 मीटर लंबा वो क्या कर रहा है, शैडो बना रहा है। क्या बना रहा है, 12.5। अरे भाई जमीन पे ही तो बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही तो बनेगा, बना दो। अब पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर बताइए, क्या बताइए, हाइट ऑफ टावर बताइए। भैया हाइट ऑफ टावर हम कैसे बताएं जब हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही नहीं पता, एंगल ऑफ एलिवेशन ही नहीं पता। अच्छा एट द सेम टाइम की बात है ना, सेम टाइम पे सबका शैडो का रेशियो और हाइट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्लियर की बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए सन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर पे खड़ा हो गया और दूसरे के लिए क्या हो गया 30 डिग्री पे हो गया है, ऐसा नहीं ना होगा। बात समझो आप मेरी बात, सन तो सबके लिए सेम डिग्री पे होगा ना इंक्लाइन। नहीं समझे क्या मेरी बात है, बहुत बढ़िया, समझ तो गए। तो सन इसके लिए यहाँ पे होगा तो इसके लिए भी वैसे ही यहाँ भी होगा। तो यानी इसके लिए जो थीटा बना होगा वो भी इसके लिए भी बना होगा। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका टेन थीटा, क्या आ गया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपकी, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 10 अपॉन में 5, यही तो है ना। थोड़ा देख लें डेटा आप, 10 अपॉन में 5, यहाँ भी तो टेन थीटा ही हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेन थीटा ही तो लगाएंगे। टेन थीटा क्या होगा, एच अपॉन में 12.5। अब देखो टेन थीटा दोनों सेम है, इक्वलेट कर दें, क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 5 इक्वल टू एच अपॉन में 12.5। कोई आपत्ति है क्या यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, टू इंटू 12.5, कितना आ गया एच की वैल्यू 25। बोलो हाँ, क्या आ गया 25 मीटर। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो, पी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द पॉइंट ए दिस एंड दिस। कह रहा है पी जो है इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट ज्वाइनिंग है। यदि एक कोऑर्डिनेट है तुम्हारा क्या -2,8 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -6,-4, ये बी है आपका। इसमें पी जो है क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए होता क्या है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। समझ बात है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा खोपड़ी लगाया करो, किसे कैलकुलेट करना बेहतर होगा, किसे कैलकुलेट करना बेहतर होगा। तो इसमें x कैलकुलेट कर लो, y कैलकुलेट कर लो, सबसे आपका आंसर एक ही बार मिलते हैं। नहीं, y को कैलकुलेट करना रिस्की है, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो x भी निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो x वाला अलग है, यहाँ भी x अलग है, यहाँ भी x अलग है, यहाँ भी x अलग है। जब x अलग हो हर एक में, तो उसे निकालो जो यूनिक है, क्योंकि एक ही को निकालने से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भैया x1 की वैल्यू क्या है, -2 -6 प्लस करना है अपॉन में 2 से डिवाइड, तो क्या आ गया -8 अपॉन में 2, कितना आ गया -4। क्या आ गया -4, -4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। और सब क्या हो गया भाई, गलत हो गया। क्या हो गया, और सब गलत हो गया। समझ में आगे बातें। टारगेट सीधा रखो, शिकार केवल दिखना चाहिए तुम्हें। क्या दिखना चाहिए, शिकार दिखना चाहिए। If a letter of English alphabet is chosen at random, then the probability of this letter to be a constant. कॉन्सोनेंट, सॉरी क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवेल का ज्ञान होगा ही, इंग्लिश वाला मास्टर मार मार के सिखाया था आपको, याद करो। ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो भैया कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, 21, और टोटल कितने होते हैं 26। क्या बन गया प्रोबेबिलिटी, 21/26। बोलो भाई हाँ। आगे देखो, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द सन एल्टीट्यूड इज, सन जो है, जो सन के द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। समझ में आगे बात है जी। ये 60 डिग्री नहीं दिया इन्होंने, तो इस चीज को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। क्लियर होगी मेरी बात है। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या गया आपका, हाइट ऑफ टावर कितना दिया है 20 दिया है। तो हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ शैडो चाहिए। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे tan 60 इक्वल टू 20 अपॉन शैडो की लेंथ, या फिर हाइट ऑफ शैडो। तो शैडो इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, शैडो जो है वो क्या आ जाएगा आपका 20 अपॉन tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो 20 अपॉन tan 60 की वैल्यू क्या पुट कर दें हम यहाँ पे, √3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन √3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 अपॉन √3 आंसर आ जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहे, क्योंकि थोड़ा गलत डेटा था उसमें। इन द फिगर पी ए पी बी आर टू टेंजेंट टू द सर्कल। पी ए पी बी वहां पे दिखाई दे रहा है फिगर में, ठीक है जी। सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी, ये एंगल है,
सारी चीजें डिग्री में है, क्या है, डिग्री में है। तो एंगल ए पी बी 50 है, तो बतलाइए कि मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी क्या होगा, एंगल ओ ए बी क्या होगा। ओ ए बी कहाँ है भाई, तो ये वाले एंगल है, कौन सा है, ये छुटका वाला जो एंगल है वही क्या है, एंगल ओ ए बी है। तो भाई साहब जी जब इस एंगल को निकालना है थोड़ा सा काम कीजिए आप, क्या कीजिएगा, आइए थोड़ी सी चीजें देखनी थी, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। तो एंगल ओ ए बी क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी। देखो भाई एक चीज आपको पता है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपको पता है कि ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अच्छा दो तीन कंसेप्ट इसमें लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, आ जाओ, ठीक है। एक तो तरीका ये समझो आप कि आपको ये पता होना चाहिए जो ये एंगल होता है और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, क्या होता है 180 के इक्वल होता है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में पूरे एंगल का सम क्या होता है 360, और ये खुद ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब होता है तो ये 90 बनाता है, ये भी क्या करता है 90 बनाता है। तो ये 50 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 130। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट अप्रोच समझना, क्या डायरेक्ट अप्रोच समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये 50 है तो ये 130 हो गया। अब जो ये ट्रेंगल है, जो ये ट्रेंगल ए ओ बी है, क्या है ट्रेंगल ए ओ बी है, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। यदि रेडियस होगा तो ये वाला एंगल भी एक्स और ये वाला भी एंगल एक्स आपका। यदि दोनों एंगल एक्स एक्स हैं तो भैया ये दोनों एक्स प्लस 130 इक्वल टू क्या बना है 180। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ गया 50। देखो ये क्या एंगल पी के ही इक्वल आ रहा है, क्या पी के ही इक्वल आ रहा है क्या, तो इस केस में क्या x 50 का आधा नहीं हो गया क्या। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि कोई कॉर्ड उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हुए बनाया गया है और सेंटर से उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा गया और कॉर्ड और उस रेडियस के बीच में पूछा जा रहा है एंगल, तो क्या होगा, जो एंगल सबटेंड होगा किसके द्वारा, टेंजेंट के द्वारा एक्सटर्नल पॉइंट पे, उसके आधा के वो एंगल इक्वल होगा। यानी किसके इक्वल आ गया 25 डिग्री के इक्वल आ गया। समझ में आगे बात है, आगे OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। कोई भी सर्कल यदि है तो उसका एक क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं 1/4 पार्ट को, किसको कहते हैं 1/4 पार्ट को। समझ में एक बात है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कंसिडर एज क्वाड्रेंट। समझ में आगे बात है, बोलो जी। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये हो गया सेंटर O, ये हो गया ABC, ओ ओ सी भी कह रहे हैं तो इसको ले लो बी, इसको ले लो सी। समझ में एक बात है, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, ठीक है जी। यहाँ पे कर देते हैं ABC। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए दो जगह हो गया, कोई नहीं, इसको बी कर दो, इसको बी कर दो, ठीक है जी। तो OACB की बात कर रहे हैं, ये क्या है क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या भैया, वेयर ACB इज अ आर्क, ये जो है ACB ये क्या है एक आर्क है, क्या है एक आर्क है। सही बात है। अब क्या करना, देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, पेरीमीटर निकालना है क्वाड्रेंट का, क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या होता है भाई, सारी बाउंड्री का लेंथ निकालते हैं। तो बाउंड्री क्या क्या इसमें मिल रही है आपको, इस बात को ध्यान दो जरा। बाउंड्री ये भी है, बाउंड्री ये भी है, और बाउंड्री ये भी है। इन तीनों को जोड़ना होगा ना, तो पहले तो रेडियस जोड़ लो, 7 + 7 क्या होता है 14 होता है, क्या होता है 14 होता है। अब यदि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 1/4 ऑफ सर्कल होता है क्वाड्रेंट, क्या होता है 1/4 ऑफ सर्कल होता है। तो 1/4 ऑफ 2πr लिख दें, 1/4 ऑफ 2πr लिख दें, कोई पाप नहीं ना, बहुत बढ़िया। 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गायब, 2 2 जा 2 11 जा, 14 + 11 कितना होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बोलो जी हाँ, बहुत बढ़िया। आगे, इफ अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 500 revolution in moving 11 किलोमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज व्हाट। अब देखो बेटा इसका थोड़ा सा समझ लो आप, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, एक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यदि आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हो, क्या दिया हो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हो, क्या दिया हो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
दिया हो कि n है, क्या है, n है। जैसे यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 5000 है, क्या है, n इक्वल टू 5000। तो पहले तो ये समझो डिस्टेंस कितना कवर करेगा n रेवोल्यूशन में। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है तुम्हारा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। क्लियर होगी मेरी बातें। अब देखो यहाँ पे एन क्या है तुम्हारा, 500, 5000, कितना है, 5000। अब देखो कितना डिस्टेंस चले हैं, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, मीटर में कर दें हम, क्या करें, मीटर में करें। तो 11 का यदि हम मीटर में करें तो क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर। तो इसको क्या करें, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई पाप है क्या यहाँ पे। अब आपको ये भी पता है 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 गायब, कितना बच गया, 1100। क्या बच गया, 1100 इंटू 2 पाई आर तो है ही, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर। अब आपको बात करें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू का 22/7 इंटू आर। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या गया, अब देखो 22 से ये कितने टाइम जाएगा, 50 टाइम्स। 22 पाँचे 110, 22 पाँचे 110, ऐसे कैलकुलेशन होना चाहिए। यहाँ से कितना गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू, तो 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, कुछ ज्यादा ही आ गया क्या हमारा, कुछ तो ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज छूट गया ना अभी, 5 भी तो है यहाँ पे, क्या है, 5 भी तो है यहाँ पे। तो 5 से अभी डिवाइड करना बाकी रह गया भाई। तो यहाँ से जब जाएगा यहाँ पे आर इक्वल टू, तो क्या होगा, 25 इंटू 7/5, क्या हो जाएगा यहाँ से, 5 5 जा 25, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो भैया ये रेडियस निकला, क्या निकला, रेडियस। और रेडियस पहले आंसर दिया हुआ है, गलत है, लेकिन क्योंकि पूछा क्या गया, डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। जबरदस्त, आगे। A number is chosen from the number 1 to 3 and denoted as x। कोई नंबर को हमने चूज किया किससे, 1 से 2 से 3 में से हमने चूज किया किसी को, ठीक है। एंड नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 4 9 एंड डिनोटेड एज y। और दूसरे नंबर को जो x हमने चूज किया 1 2 3 से, और दूसरा 1 4 9 से चूज किया, जो कि क्या है, y है, जिसको हमने डिनोट किया किससे, y से। अब कह रहा है देन p ऑफ एक्स वाई, जो कि क्या हो, एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई क्या हो, लेस देन 9 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या निकालो, जैसे हमने दो लिया ना एक्सपेरिमेंट, एक बार तो इसको किया, दूसरी बार इसको किया, समझ में बात है। जैसे 2 बार कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या लिखते हैं, हेड हेड। वैसे ही एक बार इसमें से कोई चूज किया, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। वैसे ही दूसरे में से हमने चूज किया, तो या तो 1 आ सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बातें। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, क्या है, साइमल्टेनियस इवेंट्स है, क्या है, साइमल्टेनियस इवेंट्स किए गए हैं। क्लियर होगी बातें। तो यहाँ पे आ जाओ, तो पहले वाले को हमने चूज किया, मान लेते हैं एक्स वाले में, तो मान लो 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब दूसरे वाले में चूज करेंगे तो 1 आ सकता है, 1 के साथ 1 ही आ गया। दूसरा हो सकता है 1 के साथ क्या आ जाए, 4 आ जाए। तीसरा 1 के साथ 9 आ जाए। दूसरी बात, जब मान लो कि x में से क्या आ गया, इसमें से 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 के साथ हो सकता है 1 है, जब दूसरे वाले में से देखें हम तो। फिर क्या आ सकता है, 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 9 आ जाए। सिमिलरली अब तो हमने देखा कि भैया पहले वाले में जब चूज किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 9 भी आ सकता है। यही तुम्हारे सैंपल स्पेस बनेंगे, क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बन गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इन सैंपल स्पेस में से आपको देखना है कि किनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 से कम आ रहा है, 9 से कम आ रहा है। किन एक्स वाई का प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 9 से कम आ रहा है। पहला एक्स को रिप्रेजेंट कर, दूसरा वाई को। समझ में आ गई मेरी बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे, बोलो जी ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 1, हाँ सर ये तो चलेगा, ये तो लेस देन 1 है। 4 इंटू 1 4 ही होता है, ये भी चलेगा। दूसरा 1,9 क्या है, चलेगा, नहीं सर ये नहीं चलेगा। 2 इंटू 1, हाँ सर चलेगा, ये लेस देन 9 है। 2 इंटू 4, हाँ सर चलेगा, ये तो 8 ही आएगा ना। आगे 2 इंटू 9 चलेगा, नहीं, 9 टू 18 होता है। 3 इंटू 1, हाँ सर ये चल जाएगा, क्योंकि ये क्या आएगा, 3 आएगा। 3 इंटू 4 चलेगा, नहीं चलेगा। 9 इंटू 3 चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कितने इवेंट्स आ गए जो कि क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट उनका दोनों नंबर का मिला के क्या दे रहा है, लेस देन 9 दे रहा है। 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 5। तो कितने हैं टोटल भाई, टोटल कितने बने, 3 3 6 3 9 बने, कितने बने, 9 बने। तो 9 में से कितने आ रहे हैं, 5, तो 5/9 आपका आंसर हो गया।
बोलो हाँ। आगे देखो भाई, असर्शन रीजन आ गया। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2। क्या? गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2। क्लियर होगी बात है भाई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1/2 तो क्या होगा भाई? तो पहले तो बताओ भैया, कोई भी डाई यदि हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। इसमें से प्राइम नंबर बताओ क्या क्या है भाई? तो प्राइम नंबर आप कहेंगे 2 है, 3 है और 5 है। क्या? 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है। टोटल इवेंट कितना भाई? सैंपल स्पेस क्या बना? 6 बने। तो कितना आ गया यहाँ से? 1/2 ही तो आ रहा है। हाँ सर, ये तो सही है, ये तो सही है। रीजन देखो भाई क्या कह रहा है। और नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। कह रहा है कि नेचुरल नंबर एक क्या होता है? प्राइम। किसी भी नेचुरल नंबर को तब हम प्राइम नंबर कहते हैं जब क्या होते हैं? उसके पास केवल दो फैक्टर होते हैं। ये भी बात सत्य है। क्या? ये भी बात सत्य है। समझ में आ गई मेरी बात है? अब यदि बात करें क्या ये बिकॉज का आंसर दे रहा है? बिकॉज का आंसर दे रहा है। तो सर क्या बिकॉज का आंसर का मतलब क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी की जब बात करता है, क्या करता है? प्रोबेबिलिटी की। किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करनी होगी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करनी होगी, तब जाके ये सत्य होता है। ये तो नंबर को डिफाइन करने में लग गया है। क्लियर होगी मेरी बात है? किसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है ये क्वेश्चन आपको? नहीं। समझ में ही बात है? तो बिकॉज का आंसर ये नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन, असर्शन में टू प्लेयर्स साइना एंड अस्मा प्ले अ टेनिस मैच। तो इसमें साइना जी के जीतने का भैया 0.79 प्रोबेबिलिटी है। साइना जी हमारे क्लास के स्टूडेंट है, काफी होनहार है। वी होप सो कि वो 95 कर पाए। ठीक है जी। आगे और भी बच्चे हैं वो भी कर पाए और वो काबिल भी हैं सारे के सारे। आगे देखें भाई, आसमा जी हैं, क्या है? असनम जी हैं, सॉरी असनम जी हैं, जिनकी जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.21 है। क्या? 0.21 है। अब देखें यदि, तो आपको पता है ये दोनों एक ही गेम खेल रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात है? क्लियर होगी मेरी बात है? जितना ज्यादा इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही इनकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। क्लियर होगी बात है? इसका मतलब ये है कि जितना ये पाएंगी और पाने के बाद जितना ये छोड़ देंगे उतना ही इनको मिलेगा। समझ में आ गई बात है? ये जितना पा गए उसके बाद जितना छोड़ देंगे वही इनको मिलेगा। कुल मिला के क्या होगा? एक ही की तो इक्वल होगा। क्लियर होगी मेरी बात है? तो प्रोबेबिलिटी एक बात कहता है भैया कि कभी भी जितने नंबर ऑफ उसमें तुम्हारे इवेंट्स होंगे, क्या होंगे? जितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 प्लस डॉट डॉट Pe सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो दो ही इवेंट है, साइना जी हैं और आसमा जी। इनकी जितनी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.79। दूसरे की देखो भैया क्या है? 0.21। क्या इसको ऐड करने पे 1 आ रहा है? यदि 1 आ रहा है तो फिर क्या है? सत्य आंसर है। क्या है? सत्य आंसर है। क्लियर होगी बात है? और ये मेरे ख्याल से 1 आ रहा है तो फिर क्या हो गया? सही है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज 1। दैट्स फैक्ट, दैट्स फैक्ट। यही तो मैं बता रहा था अभी आपको। यानी कि ये इसको डिफाइन भी कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फेब्रुअरी। यहाँ पे देखो भाई साहब जी, क्वेश्चन ये बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन जबरदस्त इसलिए नहीं है भैया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जबरदस्त सच में है। कैसे इस चीज को हम समझते हैं? ठीक है, आइए थोड़ा सा अलग पेन लेते हैं। देखो भाई इसमें क्या क्या चीजें कह रहे हैं। कह ये रहे हैं, कह ये रहे हैं कि कोई February 14 इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। ठीक है, 14 फरवरी को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल बुक गिविंग डे के तौर पे। मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड दिस डे। सम पीपल इन इंडिया आल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब देखिए सेलिब्रेशन क्या हो रहा है? इंटरनेशनल बुक डे का हो रहा है, तो वहाँ पे बुक का ही सेलिब्रेशन हम करेंगे। ठीक है जी। सॉरी। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने हिस्ट्री के बुक सेलिब्रेट किसी को गिफ्ट दिए, कुछ लोगों ने साइंस के, कुछ मैथ्स के। ठीक है जी। अब इसमें कह रहा है कि इन बुक्स को आपको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। पहला तो क्या कर रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स में। किसमें? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स में। ठीक है जी।
मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स रखने हैं आप। आगे कह रहा है सच दैट ईच कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टेक इज सेम। पहला तो कंडीशन ये भी है कि जो नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए हर एक स्टेक्स में। क्या सेम होनी चाहिए? इन एवरी स्टेक्स। क्या? एवरी स्टेक्स। अच्छा ये तो ठीक है, इसके साथ साथ ऑफ सेम सब्जेक्ट भी होनी चाहिए। ऑफ सेम सब्जेक्ट भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके सर, अब हम कैसे भैया इसको अरेंज करें? अब इसके बिहाफ पे आपको कुछ आंसर्स देने हैं। क्या कह देने? हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टेक। हर एक स्टेक में कितने नंबर ऑफ बुक्स हम रखेंगे। ठीक है, देखो भैया हमें क्या करना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स बनाने। क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स बनाने। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स करने के लिए हमें कोशिश क्या करना होगा? क्या करना होगा कि हर एक स्टेक्स में हम मैक्सिमम किताब को रख पाए। क्या करें? मैक्सिमम बुक्स को रख पाए। सही बात है। अब उसके लिए मैक्सिमम की जैसे ही बात आई, किसकी आई? मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम के केस में क्या करते हैं हम भाई? एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। आपको बताया गया था ना क्या निकालना होगा। तो अब यहाँ पे 96, 240 और 336 का क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालते हैं यहीं पे हम। मैं तो यहीं पे कर सकता हूँ। 96 का यदि हम निकालें तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि बात करें 240 की, किसका? 240 का। तो 240 की यदि हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई? 16 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। 16 पचे 80, 16 एकम 16, 16 पचे 80, 16 इंटू 15 आ जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। आ गया 336। क्या? 336। इसको यदि हम करें तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे? तो ये भी आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? आ जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या निकलना है? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 निकल रहा है। यहाँ से भी 2 के पावर 4 निकलेगा। 2 के पावर 4 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ गया। 3 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, तो 3 भी आ गया। 2 के पावर 4 क्या होता है? 16 इंटू 3 कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। एचसीएफ क्या निकला? 48। और आपको बताया गया होगा जब मैक्सिमम की बात होती है तो जो एचसीएफ होता है वही क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, वही आंसर होता है। यानी कि पहले वाले में आप कितने, एक स्टॉक में कितना बुक्स रखेंगे आप? 48 बुक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? 48 बुक्स रखेंगे। क्लियर होगी मेरी बात है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कितने बुक्स अरेंज होंगे, कितने स्टैक्स बनाए जाएंगे, कितने स्टैक्स बनाए जाएंगे इन अरेंजिंग दी मैथमेटिक्स बुक। तो मैथमेटिक्स की किताब कितनी है भाई? आ जाओ पीछे जरा देखते हैं। मैथमेटिक्स की किताब कितनी है? 336 है। कितनी है? 336 है। एक स्टैक्स में कितने बुक रखे गए? 48। कितने रखे गए? 48। समझ में आ गई बात है? अब देखो इसको आंसर डिवाइड करना चाहो डिवाइड करो, अदरवाइज तुम यहीं से आप आंसर अपना बतला सकते हो। कैसे? 336 में देखो भाई 48 बनाने की कोशिश करो। 2 के पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 3 48 होता है। 48 इंटू 7 करने पे तो 336 आ रहा है। तो जब 48 को इधर ले आके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 ही तो आएगा आपका। क्या आएगा? 7 ही तो आएगा। तो यहां से आंसर क्या आ गया आपका? 7 आ गया। क्या आ गया? सॉरी 7 आ गया। अगला डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग दी। तो देखो भाई नंबर ऑफ स्टेक्स निकाल लो। नंबर ऑफ स्टेक्स फॉर हिस्ट्री। क्या? फॉर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए कितने स्टेक्स आ जाएंगे आपके? तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपॉन में नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टेक्स। एक स्टेक्स में कितनी किताब रखी जाएंगी? 48 दूनी 96। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेक्स कितने आ गए इसके? 2। नंबर ऑफ स्टेक्स फॉर साइंस, किसके लिए? साइंस के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 240 था, 240 अपॉन 48 कितने टाइम जाएगा? ये 5 टाइम जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ स्टेक्स फॉर
मैथमेटिक्स, क्या मैथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 336/48। अच्छा, ऐसे डिवाइड करने के लिए ये भी तरीका है, इसका ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 6 आ जाए। तो आप पढ़ोगे तो 8 7 जा 56 आता है, क्या आता है 8 7 जा 56, ऐसे रिलेट किया करो। 8 5 40, किसमें मतलब किस टेबल 8 के किस टेबल में क्या आ जाए 40 आ जाए, जीरो आ जाए यूनिट डिजिट, समझ बात है। 8 8 जा 8 2 जा 16, ऐसे आप रिलेट करके चीजों को कर सकते हैं, यूनिट डिजिट को ही टारगेट कर लो। तो इसमें इतना आ गया, इसमें इतना आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना आ गया 5 to 7 + 7 कितना आ गया, नंबर ऑफ स्टेक्स 14 आ गया, नंबर ऑफ स्टेक्स कितना आ गया 14। हिस्ट्री में 2 स्टेक्स, साइंस में 5 और इसमें 7, कुल मिला के 14 स्टेक्स आ गए। आगे क्या कह रहा है, इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8 दिस respectively, then find the height of each stack of history science and mathematics book। ये चीज आप खुद करिए, होमवर्क में है, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन है, कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यहाँ से चैप्टर होता है खत्म पीवाईक्यू सीरीज का, जो कि हमने लगभग 22 से 23 क्वेश्चन देखे अपन लोग, और मेरे ख्याल से शानदार रहा, जबरदस्त रहा। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।